हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। और दोस्तों, ये जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, तो आज 11वीं क्लास में जो सेकंड चैप्टर था कि इंडियन इकोनॉमी को हमें कवर करना था 1950 से 1990 तक की। तो इंडियन इकोनॉमी में दोस्तों, जो मैंने आपको ये पहले जो पहला पार्ट है उसमें ये समझाने की कोशिश की थी कि इन भारत की अर्थव्यवस्था में चीज़ें कैसे डेवलप हुई। यानी जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे नेताओं के सामने ये सबसे बड़ी दुविधा थी कि अब जब देश 1947 के बाद कमान हमारे हाथ में आई है, तो चीज़ें जो है कैसे डेवलप की जाए, यानी कि लोगों के जीवन स्तर में कैसे सुधार लाया जाए, भारत की जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये उस समय राजनेताओं के लिए बड़ा दुविधा का प्रश्न था, क्योंकि उस समय ना तो हमारे देश के जो बिजनेसमैन लोग थे या लोगों के पास पैसा था कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, और ना ही सरकार के पास इतने संसाधन थे कि सरकार जो है सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ सके। तो मैंने आपको पीछे बताया, क्योंकि इसका जो पहला चैप्टर था 11वीं क्लास की एनसीईआरटी का, उसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि आज़ादी से पूर्व भारत की क्या स्थिति थी। भारत का ज़्यादातर जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर थी, और कृषि क्षेत्र में काफ़ी गरीबी थी। लोगों का जीवन स्तर बड़े निम्न लेवल का था। लोगों के पास हमारे देश में पैसे नहीं थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और ब्रिटिश सरकार ने भारत की इंडस्ट्री को डेवलप करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो उसने भारत के संसाधनों का यूज अपने जो देश के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यूज किया। जो औद्योगिक क्रांति थी ब्रिटेन में जो हुई, उसके लिए भारत के संसाधनों का यूज किया, और भारतीय उद्योगों को उसने नष्ट कर दिया। जिससे क्या हुआ, हस्तशिल्प उद्योग या इस टाइप के छोटे छोटे जो उद्योग थे उन्हें खत्म कर दिया गया। तो उससे क्या हुआ, बेरोजगारी और बढ़ी, और अब अंग्रेज केवल भारत में कृषि का व्यवसायीकरण किया गया, और अब केवल भारत को अंग्रेजी वस्तुओं का माल का आयातक और कच्चे माल का निर्यातक बनाकर रख दिया गया। फिर अब जब हम 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में आए, तो उसमें हमने ये मतलब पहला चैप्टर में हमने ये समझा कि आज़ादी से पूर्व संध्या पर या आज़ादी से पहले कैसे डेवलपमेंट हुआ। अब जब हम सेकंड चैप्टर में आए दोस्तों, तो सेकंड चैप्टर में हमने ये सीखा कि आज़ादी के बाद जब हमें आज़ादी मिल गई तो भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे ले जाया गया। तो हमने पहले ये सीखा कि उस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद दो अर्थव्यवस्थाएं महत्वपूर्ण रूप से उभर कर आई। एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। तो हमने देखा था दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मार्केट के हिसाब से वस्तुओं का उत्पादन होता है। अगर वस्तु मार्केट में वस्तुओं की डिमांड है तो उस वस्तु का उत्पादन होगा, और जिसकी डिमांड कम है तो उसका उत्पादन कम होगा। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दोस्तों सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है, और निजी लोगों के पास संसाधन मतलब प्रोडक्शन का एक अधिकार होता है, और वो प्रोडक्शन लाभ के लिए करते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मैंने आपको ये भी बताया था कि वहां पर जो उत्पादित वस्तुएं या सेवाएं हैं उन्हें सही रूप से मतलब सब लोगों के पास पहुंचाया नहीं जा सकता। केवल वही लोग खरीद सकते हैं जिनके पास जेब में पैसे हैं। तो अगर हम अर्थव्यवस्था के समाजवादी मॉडल की बात करें, हमने वहां सीखा था कि जो संसाधन है उत्पादन के, उन पर राज्य का अधिकार होता है, और राज्य आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का वितरण करता है, और आवश्यकता के अनुसार ही वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में हमने देखा था। लेकिन हमारे देश के सामने दोस्तों दुविधा ये थी कि हम समाजवादी व्यवस्था को अपनाएं या पूंजीवादी को। क्यों, भारत आजाद हुआ था, एक लोकतांत्रिक देश था। भले ही हमारे जो नेता हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब थोड़े से समाजवाद की ओर इनका रुझान था। लेकिन दोस्तों, नेहरू जी जानते थे कि भारत की अपेक्षाओं को आकांक्षाओं को कैसे पूरा किया जाए, लोगों की जो जीवन स्तर है भारत के लोगों का उसे कैसे उठाया जाए, और भारत के जो लोग हैं उन्हें गरीबी के जाल से कैसे निकाला जाए। तो इन सारी चीजों को देखकर दोस्तों, इन सारी चीजों को देखकर भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है
कि कुछ पूंजीवादी लक्षण भी थे और कुछ समाजवादी भी लक्षण थे। मतलब कि जो जिस क्षेत्र में जो निजी प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है अच्छे से, तो उसे प्राइवेट सेक्टर के लिए दिया गया। और जिस क्षेत्र या जिन वस्तुओं को प्राइवेट सेक्टर उपलब्ध नहीं करा सकता, तो वो सरकार ने उसका नियंत्रण अपने हाथों में लिया। और एक क्षेत्र ऐसा भी रखा गया जहाँ सरकार और प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करेंगे। तो हमारे देश में ऐसी व्यवस्था को अपनाया गया। और दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया कि भारत का जो डेवलपमेंट है उसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं को लाया गया, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं में उद्देश्य तय किए गए और उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य किया गया। और वही पंचवर्षीय योजना दीर्घकालिक जो लक्ष्य है उसका आधार का काम करती है। ठीक है, हमने ये भी सीखा था। और हमने ये भी सीखा था कि पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं उनका वास्तव में जो निर्माता थे वो महालनोबिस थे, जो एक मतलब सांख्यविद थे, और उन्होंने कलकत्ता में जो है सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी करी। और उन्हीं को जो है भारतीय जो पंचवर्षीय योजना है उनका निर्माता कहा जाता है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों भारत में उन्होंने भारी उद्योग लगाने पर ध्यान दिया। भारत का यानी कि वो क्षेत्र जहाँ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता वो सरकार ने अपने हाथों में लिया। जैसे स्टील का उद्योग करना है, रेलवे का विकास करना है, कोयले का खदान का मतलब कोयले की खदान से कोयला निकालना है, बिजली का निर्माण करना है। ये ऐसे क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर उपलब्ध नहीं करा सकता था सरकार ने अपने हाथों में लिया। और हमने दोस्तों ये भी सीखा था कि पंचवर्षीय योजनाओं में जो है उसके लक्ष्य क्या थे। तो हमने पहला लक्ष्य देखा था कि समृद्धि ग्रोथ, कि पहला जो लक्ष्य था वो ये था कि दो लोगों के जो देश में जनसंख्या है उसके उपभोग के लिए वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाए। और ज़्यादा उत्पादन करने से जीडीपी बढ़ती। और जीडीपी मैंने आपको बताया था कि एक वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य होता है। जब जीडीपी का आकार बढ़ेगा दोस्तों तो हर क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। और मैंने आपको ये बताया था जीडीपी में जो है 3 क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। और जब जीडीपी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली कृषि क्षेत्र का भी विकास होगा, विनिर्माण का भी और सेवा क्षेत्र का भी। लेकिन दोस्तों भारत में ऐसा नहीं हुआ कि जीडीपी तो बढ़ी लेकिन कृषि क्षेत्र का विकास, कृषि क्षेत्र का परसेंटेज तो घटा जीडीपी में, लेकिन उस पर जो डिपेंडेंट जनसंख्या थी वो नहीं घट पाई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सेकेंडरी सेक्टर जो था विनिर्माण क्षेत्र उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और ज़्यादातर जो डेवलप कंट्री होते हैं उनका एक तरीका होता है कि उनका पहले प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र वो डेवलप होता है, फिर सेकेंडरी क्षेत्र यानी विनिर्माण क्षेत्र डेवलप होता है, और फिर टर्सरी क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र डेवलप होता है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ सरकार ने शिक्षा पर खर्च किया, स्वास्थ्य पर खर्च किया यानी सेवा क्षेत्र में खर्च किया, और विनिर्माण क्षेत्र में सरकार ने जो भी आवश्यक वस्तुएं थी उनके उपभोग के लिए तो इन्वेस्ट किया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया। उससे जो इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और लोग किसी क्षेत्र से इंडस्ट्री में नहीं रोजगार प्राप्त कर पाए। और लोगों ने शिक्षा ली और स्वास्थ्य सेवा सही थी उस समय, और लोग सीधे सेवा क्षेत्र में चले गए। तो भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र से सीधा सेवा क्षेत्र का जो है परसेंटेज बढ़ गया। और हमने ये भी देखा था दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं में पहला था हमारा समृद्धि को बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। दूसरा था मॉडर्नाइजेशन, हमें इंडस्ट्री का भी मॉडर्नाइजेशन करना है, और भारत में सामाजिक रूप से भी मॉडर्नाइजेशन करना है। यानी कि अब जो महिलाएं थी जो घर की चार दीवारी में रहती थी, अब हमें उन्हें भी शिक्षित करना है और उन्हें मॉडर्नाइजेशन करना है उनका भी, कि वो भी अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर सके। तो इसलिए हमें सामाजिक स्तर पर भी और इंडस्ट्री स्तर पर भी मॉडर्नाइजेशन करना है हर क्षेत्र में। ठीक है। और तीसरा मैंने आपको बताया था आत्मनिर्भरता, कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो काफ़ी गरीबी थी, लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, अनाज हम बाहर से मंगाते थे। ठीक है। तो इसलिए, और छोटे छोटे मशीनों के कलपूजे भी हम बाहर से मंगाते थे। इसलिए दोस्तों भारत में आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया। हम हरित क्रांति लेकर आए, हमने अच्छे बीजों का यूज किया, अच्छे कृषि के संसाधनों का यूज किया, और अच्छी कीटनाशकों का यूज किया, अच्छे उर्वरक का यूज किया, इससे हरित क्रांति आई। और हरित क्रांति से गेहूं की पैदावार में काफ़ी तीव्र वृद्धि हुई,
जिससे भारत जो है दोस्तों, भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। ठीक है, और फिर हमने कहा कि जो भी अर्थव्यवस्था बढ़ी तो दोस्तों उस अर्थव्यवस्था का लाभ सब लोगों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा, यानी कि समानता भी हम लेकर आए, इस समानता का भी प्रोसीजर हम लेकर आए कि अर्थव्यवस्था का लाभ सब लोगों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है नहीं, तो हम ये भी सारी चीजें लेकर आए। ठीक है, और उसके बाद हमने ये देखा दोस्तों कि अर्थव्यवस्था का सारा लाभ लोगों तक पहुंचे, उसके लिए सरकार ने जो है लोगों तक सही जो इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट है वो पहुंचे, तो सरकार ने सुनिश्चित किया। तो इसलिए दोस्तों हमने ये भी कोशिश की कि सब लोगों की जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे शिक्षा है, आवास है, शिक्षा आवास, इन सारी चीज़ों पर भी फोकस किया जाए। ठीक है नहीं, तो हमने ये सारी चीज़ें भी, मतलब लोगों की जो बेसिक सुविधा थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों को लोग ले भी सके, तो हमने ये भी देखा। ठीक है नहीं, और आज की जो क्लास है दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद यानी 1950 से 1990 तक भारत ने अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाए, कृषि क्षेत्र में क्या कदम उठाए और इकोनॉमिक क्षेत्र में क्या कदम उठाए, ये भी हमें देखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसे देखने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, पहले हमें कृषि क्षेत्र में देखना पड़ेगा कि कृषि क्षेत्र में हमने क्या कदम उठाए। ठीक है, उसके लिए हमें देखना है कि कृषि क्षेत्र में पहले हमने क्या, जब मतलब आपके पास सरकार बनी तो हमने कृषि क्षेत्र में ये काम किया दोस्तों, पहले भूमि सुधार किए। भूमि सुधार का मतलब भूमि का संकेंद्रण पहले एक व्यक्ति के पास था, भूमि का संकेंद्रण किसके पास था, मतलब बहुत कम लोगों के पास, और बहुत कम लोगों के पास जब भूमि का संकेंद्रण था तो उसमें क्या होता था दोस्तों, उसमें ये हुआ कि ज्यादा जमीन कुछ लोगों के पास संग्रहित हो गई। तो हमने क्या काम किया, हमने ये काम किया दोस्तों उसमें कि सरकार एक कानून लेकर आई, और सरकार ने भूमि के संकेंद्रण के खिलाफ कानून लेकर आई, और सरकार ने ये तय किया कि जो लोग मतलब जमीन को जोत रहे हैं, आपने देखा होगा आपके यहाँ पहले जमींदार होते थे, उनके पास काफी जमीनें रहती थी, लेकिन सरकार कानून लेकर आई और सरकार ने कहा कि जो लोग जमीन को जोत रहे हैं वास्तव में भूमि के स्वामी वही है। ठीक है नहीं, तो सरकार भूमि सुधार के लिए कानून लेकर आई, जिससे क्या हुआ, बिचौलियों को कुछ हद तक कम किया गया। लेकिन दोस्तों इस कानून को लागू करने में देरी हुई, तो उससे क्या नुकसान हुआ कि जो जमींदार लोग थे जिनके पास ज्यादा भूमि थी, उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम भूमि कर दी, या उन लोगों ने जो है अपने और के मतलब रिलेटिव्स के नाम भूमि करने के बाद भूमि को बांट दिया गया। इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे जो भूमि का स्वामित्व था वो गरीबों के पास जो है नहीं पहुंच पाया। ठीक है, अब हम यहाँ से ही शुरुआत करेंगे कि भू सुधार जो हुए आपके पास, तो देखो पहला जो सरकार भू सुधार लेकर आई, सरकार ने यही काम किया जो मैंने आपको समझाया कि भू सुधार में सरकार ने एक कानून लेकर आई, और जो भूमि जिन लोगों के पास ज्यादा भूमि थी उन लोगों से भूमि उन्हें मालिक बना दिया जो भूमि पे खेती कर रहे थे। ठीक है नहीं, सपोज करो आपके यहाँ जमींदार हैं और आप 20 बीघे जमीन पे खेती कर रहे हो, तो फिर सरकार ने आपको ही मालिक बना दिया। पहला काम सरकार ने ये किया, भले ही उसमें थोड़ी सी खामियां रही। दूसरा काम सरकार ने ये किया कि एक भूमि की अधिकतम सीमा तय की कि जिसके पास इससे ज्यादा भूमि होगी उसकी भूमि निर्धनों में, जिनके पास भूमिहीन है उन्हें बांट दी जाएगी। एक कानून सरकार ये लेकर आई। ठीक है, तो सबसे पहले सरकार ने भूमि का संकेंद्रण को रोकने का काम किया। ठीक है, बिचौलियों, इससे क्या हुआ दोस्तों, जो बिचौलिए होते थे जो लाभ कमाते थे उनमें कुछ कमी आई, और लाभ जो है मेन व्यक्ति तक पहुंचने लगा जो किसान थे। ठीक है, जो उस भूमि पर खेती कर रहे थे। दूसरा हम आगे बढ़े हरित क्रांति की ओर। सरकार ने क्या काम किया, अच्छे बीज उपलब्ध कराए किसानों को, और किसानों को अच्छे सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए, अच्छे उर्वरक यूज कराए, मतलब उपलब्ध कराए, इससे हरित क्रांति को बढ़ावा मिला। और हरित क्रांति भी जो है दोस्तों, मैं कृषि क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, सब ये कृषि में सारी चीजें हुई। और हरित क्रांति से क्या हुआ, हरित क्रांति से ये हुआ कि उत्पादन बढ़ा, और गेहूं का उत्पादन इतना बढ़ा कि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए। ठीक है,
और कृषि का जो जीडीपी में योगदान था वो भी आपका घटा। कृषि का जीडीपी में जो योगदान था दोस्तों वो भी घटा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि सरकार ने भूमि सुधार किया। और एक एक लाइन को पढ़कर नहीं बताया जा सकता, वो आप पढ़ोगे। मैंने आपको वो बता दिया कि जो इसकी लाइन की जो इसके विचार है जो कहने के। ठीक है, मैंने आपको बताया बिचौलियों का उन्मूलन, सरकार का वास्तविक मतलब बिचौलियों का उन्मूलन किया गया और इससे क्या हुआ, वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। सॉरी, ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको समझा। ठीक है, और हरित क्रांति भी हम लेकर आए जिससे किसान की पैदावार बढ़ी। और लेकिन इसमें खामी ये रही कि हरित क्रांति का लाभ जो समृद्ध क्षेत्र थे जहाँ सिंचाई के साधन अच्छे डेवलप थे उन्हीं लोगों को हो पाया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे उद्योग की ओर। ये आप पढ़ लेना, इसमें सारी वही चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम उद्योग की ओर बढ़ेंगे। देखो, हरित क्रांति के टाइम पे क्या किया गया, अच्छे बीज उपलब्ध कराए और अच्छी मशीनरी यूज कराई और जिससे पैदावार बढ़ी और हम आत्मनिर्भर हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि सरकार ने अधिकतम भूमि पर कैप लगा दिया कि किसी व्यक्ति के पास इतनी भूमि होनी चाहिए। फिर आगे हम आते हैं दोस्तों, ये भी मैंने आपको बता दिया कि हरित क्रांति एक ये डेवलपमेंट रहा सरकार का जिसमें हमने अच्छे पैदावार वाले बीजों का यूज किया और अच्छे पैदावार वाले बीजों का यूज करके दोस्तों हमने खाद्यान्न उत्पादन को काफी वृद्धि कर दी, गेहूं और चावल के उत्पादन में। ठीक है, और हमने जो अपनी आत्मनिर्भरता थी खाद्यान्न पे उसे प्राप्त कर लिया और जो भी कुछ बचा उस अधिशेष को हमने मार्केट में बेचा और उससे आर्थिक लाभ कमाया। लेकिन अब ये देखना है कि क्या इस जो ये उन्नति हो रही है उसका लाभ सबको मिला, सब लोगों को तक पहुंचा। लेकिन दोस्तों हरित क्रांति का लाभ सब लोगों तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों के पास संसाधन अच्छे थे वही उसका फायदा उठा पाए। लेकिन कुछ हद तक फिर भी जब हमने अच्छे बीजों का यूज किया और अच्छे खाद और उर्वरक का यूज किया फिर भी जो छोटा किसान था उसे भी कुछ हद तक फायदा हुआ। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया मैंने, ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं कि अच्छे कीटनाशकों का हमने यूज किया तो छोटे किसानों को क्या हुआ, उससे भी उनकी पैदावार भी बढ़ी जिससे उनका अधिशेष बढ़ा और उन्होंने भी मार्केट में से आर्थिक लाभ कमाया। ठीक है नहीं, और उर्वरक पर सबने सहायता मतलब सरकार ने सब्सिडी दी और उससे भी किसान को फायदा हुआ, सस्ता उर्वरक मिला। अब लेकिन देखना यह है कि दोस्तों ये सब्सिडी जो दी जा रही है, ये उर्वरक पर जो सब्सिडी दी गई इसका लाभ छोटे किसान को ज्यादा हुआ कि बड़े किसान को? दोस्तों उर्वरक पर जो सब्सिडी दी गई है इसका जो फायदा है वो बड़े किसान को ज्यादा हुआ। क्यों ज्यादा हुआ बड़े किसान को? वो ज्यादा इस वजह से हुआ क्योंकि दोस्तों जो बड़ा किसान होता है, हम अब इसकी बात कर रहे हैं कि सब्सिडी पे जो बहस होती है, बड़ा किसान होता है जैसे उर्वरक है, मान लो आपके पास 5 बीघे जमीन है, आपको 2 कट्टे उर्वरक बनाने हैं। लेकिन वहीं बड़ा किसान है और बड़े किसान के बाद जो पास जो है वो ज्यादा जमीन है तो वो आपके पास ज्यादा उर्वरकों को इकट्ठा करेगा। ठीक है नहीं, वो ज्यादा कट्टे लेकर आएगा उर्वरक के और हम क्या काम कर रहे हैं, हमारे पास कम जमीन है तो हम कम लेकर आएंगे। तो जो उर्वरक पर सब्सिडी दी जा रही है, तो उर्वरक पर जो सब्सिडी दी जा रही है दोस्तों उसका फायदा किसे मिलेगा? बड़े किसान को। ठीक है, तो इसलिए सब्सिडी जो है ये विवाद का एक बिंदु भी है कि क्या अब सब्सिडी देनी चाहिए उर्वरक पर या नहीं देनी चाहिए। ये भी इस पर एक बहस है क्योंकि इसका फायदा ज्यादातर बड़े किसानों को होता है, उनके पास ही जमीन ज्यादा है और उनके पास ही ज्यादा खाद वो लेते हैं और ज्यादा अनाज का उत्पादन भी वही करते हैं। लेकिन छोटे किसान खाद लेता नहीं और लेता है तो वैसी दुकान से लेता है, छोटी दुकान से। ठीक है, तो जो सब्सिडी है उसका लाभ बड़े किसान को ज्यादा होता है और इससे क्या हो रहा है दोस्तों, गरीबों और अमीरों के बीच क्या हो रहा है, एक असमानता बढ़ रही है। ठीक है, और विशेषज्ञ तो इस सब्सिडी को कहते हैं कि अब सब्सिडी को खत्म कर देना चाहिए, अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी और यही बात इसमें लिखी हुई है, इसमें जो है सारी चीजें यही लिखा हुआ है। और दोस्तों जब सब्सिडी दी जाती है ना तो उससे फिजूल खर्ची बढ़ जाती है। मान लो सपोज करो आपका गाँव है, अगर आपके गाँव में ये कहते जाए कि आपके बिजली के बिल सब माफ होंगे तो उससे क्या होगा दोस्तों, लोग दिन में भी बल्ब को बंद करना बंद कर देंगे, बोले फ्री है सब कुछ।
जैसे दिल्ली में होता है कि सब कुछ फ्री है, केजरीवाल साहब ने सब बिजली का काम सब फ्री कर दिया, लेकिन क्या है अब लोगों ने मतलब पंखे चल रहे हैं तो दिन रात चल ही रहे हैं, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट चला तो चल ही रहा है क्योंकि सब कुछ फ्री है। तो जो फ्री चीजें देने से फिजूल खर्ची भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सब्सिडी के फायदे भी मैंने आपको बताए कि फायदा ये है कि जो छोटे किसान हैं उन्हें ये फायदा है कि सब्सिडी में उन्हें उर्वरक मिलता है, तो अपनी खेती के लिए अच्छे से खाद खरीद सकते हैं और अच्छे बीजों का यूज कर सकते हैं। तो वहीं जो बड़ा किसान है दोस्तों, बड़े किसान सब्सिडी का ज्यादा फायदा लेते हैं। ठीक है, और नुकसान इसका ये, इससे फिजूल खर्ची बढ़ती है। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे उद्योग और व्यापार क्षेत्र की, कि उद्योग और व्यापार क्षेत्र में हमने मतलब सरकार ने क्या किया। कृषि में ना मैंने आपको बता दिया भू सुधार किए और अधिकतम सीमा तय करी जमीन की, और मैंने आपको ये बताया कि हरित क्रांति के लिए अच्छे बीज उपलब्ध कराए, अच्छे कीटनाशक उपलब्ध कराए और अच्छा उर्वरक सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ी और खाद्यान्न में हम मतलब आत्मनिर्भर हुए। अब उद्योगों के लिए क्या किया, तो सरकार ने दोस्तों उद्योगों के लिए किया कि अब उद्योगों में क्या हो, क्या निजी क्षेत्र के पास पैसा नहीं था, जो आपके पास प्राइवेट सेक्टर था उसके पास पैसा नहीं था। अब सरकार को ही भारी उद्योगों में क्या करना था, इन्वेस्ट करना था। और सरकार इसके लिए क्या लेकर आई, औद्योगिक नीति लेकर आई। औद्योगिक नीति 1956 यह सरकार लेकर आई। ठीक है नहीं, और हमारा जो उद्योग था वो अधिकतर वस्त्र सूती वस्त्र पटसन तक ही सीमित था। तो सरकार एक औद्योगिक नीति ले गई अपनी, कि औद्योगिक नीति 1956। उसके तहत सरकार ने क्या काम करा कि जिन क्षेत्रों में सरकार उत्पादन कर सकती थी, सॉरी जिन क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर उत्पादन कर सकता, तो उन क्षेत्रों को तो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, और जिन क्षेत्रों में सरकार उत्पादन कर सकती थी उन क्षेत्रों में दोस्तों ये आपके पास जिन क्षेत्रों में सरकार उत्पादन कर सकती थी उन क्षेत्रों में सरकार वो क्षेत्र अब सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिए, और जिन क्षेत्रों में दोनों मिलकर उत्पादन कर सकते थे तो उन क्षेत्रों में दोनों ने मिलकर उत्पादन किया, सरकार ने भी और निजी क्षेत्र में भी। ठीक है, ये सारी चीजें की गई। अब दोस्तों बात ये आती है कि सरकार ने क्या काम किया बाहरी उद्योगों की रक्षा के लिए। या सरकार ने आपके पास देखो, ये मैं आपको बता रहा था औद्योगिक नीति 1956, इसमें सरकार ने यही काम किया कि जहां जिस क्षेत्र में वो आपके पास निजी क्षेत्र में जो वर्ग आता था उसे निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया, यानी जिस क्षेत्र में निजी क्षेत्र अच्छे से उत्पादन कर सकता है, जिसमें सरकार और लेकिन उत्पादन जो है लाइसेंस के माध्यम से मतलब लाइसेंस लिया जाता था, फिर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। और जिन क्षेत्र में सरकार उत्पादन कर सकती है सरकार ने अपने नियंत्रण में लिए, जैसे भारी उद्योग, स्टील का निर्माण करना, लोहे का निर्माण करना, इन सारे क्षेत्रों में। ठीक है नहीं, और कुछ क्षेत्रों में दोनों ने मिलकर काम किया जिसमें दोनों उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है वर्तमान उद्योग में दोस्तों इसकी जो पॉजिटिविटी है और निगेटिविटी है हम उस पर काम करेंगे। अब शुरू में क्या काम किया, जब उत्पादन हुआ तो दोस्तों भारत में एक बंद अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया। बंद अर्थव्यवस्था क्या, कि भारत के जो छोटे उद्योग थे, क्योंकि आजादी के टाइम पे हम लोगों के पास इतने पैसे तो थे नहीं जो बड़े बड़े उद्योग लगाते, छोटे छोटे उद्योग थे। तो उस समय दोस्तों भारत के व्यापार को बंद रखा गया, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, यानी विदेशी व्यापार के लिए हम बहुत कम ही आयात करते थे। क्यों, क्योंकि अगर सारी विदेशी कंपनियां हमारे देश में आ जाएंगी उससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जो व्यापार है, छोटी छोटी जो कंपनियां हैं उनके अस्तित्व का खतरा हो जाएगा। आप ही सोचो, अगर मान लो आपकी कोई शॉप छोटी है और कोई आपके क्षेत्र में बड़ी कंपनी आके बड़ा एक मॉल टाइप बना देती है, तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपकी छोटी दुकान पे लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा और आप उससे कंपटीशन नहीं कर पाओगे। तो भारत ने क्या काम करा, 1950 से 1990 तक अपनी अर्थव्यवस्था को बंद रखा, मतलब हमने उन्हीं वस्तुओं को आयात किया जो हमारे लिए जरूरी थी, और जो जरूरी नहीं थी उन्हें हमने आयात नहीं किया, या आयात भी किया तो उन पर हमने कर लगा दिया, उन पर हमने काफी बड़ा आयात शुल्क लगाया, जिससे क्या हुआ उन वस्तुओं की कीमत बढ़ी और वो भारतीय वस्तुओं के कंपटीशन कर सके, यानी भारतीय वस्तु उनसे कंपटीशन कर सके, उनकी कीमत बढ़ गई। ठीक है, तो भारत ने 1990 तक इस चीज को फॉलो किया कि आपने केवल निर्यात मतलब आयात को कम किया,
कि उन्हीं चीज़ों का आयात किया, जैसे मशीनों का या खाद्यान्न का। और जो कंपनी मतलब जिन चीज़ों का आयात भी किया, अगर उनके लिए खोला भी बाजार, तो उन पर आपने आयकर शुल्क लगा दिया कि उनकी कीमत इतनी बढ़ जाए कि भारतीय कंपनियां उनसे कंपटीशन कर सकें। ठीक है, ये सारी बातें इसमें वही चीज दे रखी है। देखो, अपने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये नीति अपनाई गई, आयात प्रतिस्थापन नीति, यानी आयात को कम किया गया। इसे बोला था संरक्षण की नीति। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है दोस्तों संरक्षण की नीति। भारत ने 1950 से 1990 तक संरक्षण की नीति अपनाई अपने उद्योगों को बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन अब एक बात आती है कि अब ये जो इंडिया ने औद्योगिक नीति अपनाई कि यानी आयात कम किया, निर्यात भी कम हुआ भारत का, जब जब हम दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था नहीं खोलेंगे तो दूसरे देश भी हमारे लिए क्यों खोलेंगे? तो उससे निर्यात हमारा क्या हुआ? कम हुआ। और दोस्तों, उससे जब हमारा निर्यात कम हुआ तो उससे एक नुकसान ये हुआ कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री निर्यात नहीं कर पाई बाहर सामान, तो उससे बेरोजगार मतलब रोजगार नहीं मिल पाए लोगों को। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो सरकार ने औद्योगिक नीति जो अप्लाई की, तो इस औद्योगिक नीति का दोस्तों प्रभाव क्या पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पर या यहाँ के समाज पर, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इस नीति से क्या प्रभाव पड़ा। इस नीति से ये प्रभाव पड़ा दोस्तों, एक तो इस नीति से पहला प्रभाव ये पड़ा कि जो आपके पास जीडीपी में उद्योगों की हिस्सेदारी तो बढ़ी और इससे फायदा भी हुआ कि 24 पॉइंट मतलब 6% हो गई, जीडीपी बढ़ गए। और जो वार्षिक वृद्धि दर थी वो 6% की हो गई, जो जीडीपी में वार्षिक वृद्धि, यानी कि हमारा जो है अर्थव्यवस्था का दायरा तो बढ़ा। लेकिन इससे क्या हुआ दोस्तों कि इससे ये नुकसान हुआ इससे ये नुकसान हुआ कि भारत में नए उद्योग को वरीयता मतलब वरीयता दी गई, यानी उनका संरक्षण किया गया। तो उससे क्या हुआ, जब इसकी आलोचना भी की गई कि अब जब आप संरक्षण कर रहे हो, संरक्षणवाद को बढ़ावा दे रहे हो, तो उससे निर्यात घटा। भाई और देशों ने भी हमारी वस्तुओं के लिए अर्थव्यवस्था नहीं खोली अपनी, तो उससे क्या हुआ दोस्तों, बेरोजगारी बढ़ गई। तो क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई। और फिर मान लो जो उत्पादन कर रही हैं, उत्पादन उत्पादन जो हो रहा है, तो ज्यादातर कौन कर रही है? सरकारी कंपनियां कर रही हैं। तो जब सरकारी कंपनियां कर रही हैं तो वो उनकी बाजार पे मोनोपोली बढ़ गई, बाजार पे उनका एकाधिकार हो गया, यानी संसाधनों पर संकेंद्रण हो गया। ठीक है नहीं? और आपके पास क्या हुआ, सरकारी उद्यम जो मतलब आपके पास वस्तु और सेवा का उत्पादन कर रहे थे दोस्तों, उनकी वस्तुओं में क्वालिटी कम होने लगी क्योंकि प्रतिस्पर्धा रही नहीं, कंपटीशन रहा ही नहीं किसी से। तो क्या हुआ, जो भारत के लोग थे उनके सामने केवल एक ही, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे बीएसएनएल था, पहले केवल मोबाइल की कंपनी बीएसएनएल थी, उसका ही सिम लेना पड़ता था। अब दोस्तों अकेली कंपनी वही थी, तो मोनोपोलिस कितनी थी कि सिम लेने के लिए ही काफी टाइम लगता था, कई कई दिन में जाकर सिम मिलता था। या टेलीफोन का कनेक्शन लेना तो कई कई दिन में मिलता था, उसमें भी क्वालिटी नहीं रहती थी, उसमें भी क्या काम करना पड़ता था कि कभी आवाज जा रही है कभी आ रही है, इस टाइप से होता था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हमने अर्थव्यवस्था का संरक्षण किया, तो एक तो सरकार की जो कंपनियां थी जो सरकार ने खोली, उनकी मोनोपोली बढ़ गई। उसका नुकसान ये हुआ कि उपभोक्ताओं के लिए अवसर सीमित हो गए और उन्हें वस्तुएं मतलब क्वालिटी विहीन, यानी वस्तुओं में क्वालिटी कम हो गई और महंगी भी मिलने लगी। और दूसरा एक हुआ कि परमिट राज को बढ़ावा मिला। परमिट राज को मतलब अब कोई भी उत्पादन करना है तो सरकार से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, और सरकार से तुम लाइसेंस लोगे तो उसमें तमाम रिश्वतखोरी और तमाम देरी होती थी, यानी कि करप्शन बढ़ गया बहुत ज्यादा। और फिर ये भी आलोचना की गई दोस्तों कि विदेशी जो प्रतिस्पर्धा से संरक्षण था, जो सरकार ने संरक्षणवाद लाया, उसकी एक आलोचना ये भी की गई कि अब आपके पास जब भारतीय अर्थव्यवस्था उस क्षेत्र में पहुंच चुकी है कि निजी लोग भी अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सरकार को हट जाना चाहिए, सरकार को कुछ क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए, केवल उन्हीं क्षेत्रों को लेना चाहिए जिनका उत्पादन निजी क्षेत्र नहीं कर सकते। ठीक है नहीं? तो अब ज्यादातर चीजें निजी क्षेत्र पर छोड़ देनी चाहिए।
लेकिन क्योंकि सरकार दोस्तों बनिया नहीं हो सकती, सरकार जो है लोक कल्याण के लिए उत्पादन करती है, सरकार लाभ के लिए उत्पादन नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए अब सरकार को मार्केट को बाजार मतलब निजी क्षेत्र में छोड़ देना चाहिए, और और अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देना चाहिए विदेशी कंपनियों के लिए, क्योंकि जब वो आएंगी तो उससे क्या होगा, भारतीय कंपनियां कंपटीशन करेंगी, और जब इंडियन कंपनी उससे कंपटीशन करेंगी तो दोस्तों उससे क्या होगा, एक तो उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं के अवसर बढ़ेंगे, और जो हमारी देसी कंपनियां हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी को सही करेंगी, ठीक है नहीं। वो देसी कंपनियां टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करेंगी, और वो विदेशी कंपनियों से कंपटीशन के लिए दोस्तों नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगी, उनका डेवलपमेंट होगा। और जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, अब हमें मार्केट को क्यों खोलना चाहिए, क्योंकि बाहर से जब इन्वेस्टमेंट आएगा दोस्तों तो उससे क्या होगा, हमारा भी निर्यात एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा उससे यहाँ प्लांट लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसलिए ये कहा गया, भारतीय जो ये जो नीति बनाई थी औद्योगिक नीति, अब उसका प्रभाव ये पड़ा कि भाई संरक्षण यहाँ के उद्योगों एक हद तक सही है, और हमने संरक्षण जरूरी भी था शुरुआती स्तर पर। हमारी कंपनियों को जब लोग मतलब इतनी सक्षम नहीं हो जाती जो मल्टीनेशनल कंपनियों का यूज नहीं मतलब उनका सामना नहीं करती, ठीक है। अब लेकिन 1950-1990 का दौर, लेकिन इस संरक्षणवाद इतना नहीं होना चाहिए कि उससे हमारी अर्थव्यवस्था को खुद कोई नुकसान होने लगे, क्योंकि निर्यात क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट घट रहा है, इम्पोर्ट तो चलो आ ही नहीं रहा, लेकिन एक्सपोर्ट भी तो घट रहा है, तुम्हारा भी तो माल नहीं जा रहा बाहर, उससे तुम्हारे लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा, इन्वेस्टमेंट बाहर से आ नहीं रहा, और बिना इन्वेस्टमेंट के कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसका एक नेगेटिव प्रभाव ये पड़ा, इसलिए जो है आलोचना भी की गई उस नीति की, और ये भी कहा गया कि सरकार अब जो है हट जाए क्षेत्रों से, क्योंकि अब हमारा प्राइवेट सेक्टर काफी सक्षम हो चुका है, इसलिए सरकार को मैक्सिमम क्षेत्रों से हट जाना चाहिए, और सरकार का काम है लोगों के जन कल्याण के लिए काम करना, ना कि सरकार बनिए का काम करने लगे, ना कि सरकार लाभ का काम करने लगे। वो जो सरकारी कंपनियां हैं दोस्तों, उनका जो मतलब उनका निरीक्षण इस टाइप से होना चाहिए, या उनका आप परीक्षण इस टाइप से होना चाहिए कि वो प्रॉफिट के हिसाब से नहीं होना चाहिए कि सरकार की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये कंपनी इतने प्रॉफिट में जा रही है। अब जो सरकार के इंस्टीट्यूशन है या सरकार की जो भी कंपनियां हैं, उनका मतलब आपके पास निरीक्षण इस टाइप से होना चाहिए, या उनका असेसमेंट ऐसा होना चाहिए कि समाज के लिए कितना काम कर रही हैं वो, समाज के लिए उसमें उन्होंने कितना काम किया है, या समाज को मतलब आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से ऊपर उठाने में उनका कितना योगदान रहा है, इस चीज से उनका असेसमेंट होना चाहिए। वो चाहे आपका इसरो हो, या कोई भी वैज्ञानिक आपका संगठन हो, या सरकार के कोई भी पीएसयू हो, प्राइवेट मतलब यूनिट जो होती है उनकी सरकार की कंपनी, मतलब हर सरकार के हर विभाग का या सरकार की हर इंस्टीट्यूशन का असेसमेंट इस बेस पे होना चाहिए कि वो जनता के हित में कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सरकार जनता के लिए होती है, ना कि जनता सरकार के लिए। और सरकार एक कल्याणकारी राज्य के लिए है, और कल्याणकारी राज्य में दोस्तों जनता के हितों का सर्वोपरि ध्यान रखा जाता है। तो ये इसका विरोध भी हुआ, और परमिट लाइसेंस से क्या हुआ, करप्शन बढ़ा, और करप्शन बढ़ गया दोस्तों, उससे काफी टाइम लगा, कंपटीशन मतलब फैक्ट्री लगने में काफी टाइम लगता था, उससे इन्वेस्टमेंट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था, ठीक है। तो ये आज जो है हमने तुम्हें सारी चीजों का बताया। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो निष्कर्ष में यही कहा गया है, निष्कर्ष में यही कहा है कि भूमि सुधारों से ये परिणाम हुआ कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, यानी जमीन एक व्यक्ति पर केंद्रित थी, अब वो गाँव के लोगों पे भी बढ़ गई। और जो औद्योगिक नीति है उससे हम आत्मनिर्भरता नहीं, खाद्यान्न के संबंध में या और चीजों में हम आत्मनिर्भर भी हो पाए, और विदेशी प्रतिस्पर्धा से हमें संरक्षण भी मिला। लेकिन दोस्तों संरक्षण अब एक लिमिट है, अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देना चाहिए, और अर्थव्यवस्था को हमें खोलना है। इससे क्या होगा, विदेशी निवेश हमारे यहाँ आएगा, और हमारा एक्सपोर्ट ही बढ़ेगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा। जब रोजगार बढ़ेगा तो वही सिस्टम शुरू कर दो जो मैंने आपको 9th क्लास के एनसीईआरटी में बताया था। जब रोजगार बढ़ेगा दोस्तों तो उससे क्या होगा, उससे आय बढ़ेगी लोगों की, जब आय बढ़ेगी तो लोगों में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा
तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगी तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, और देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा, और देश बढ़ेगा, ठीक है नहीं। लेकिन लोग भी बढ़ने चाहिए। जब देश जब ही बढ़ेगा दोस्तों, जब यहाँ के लोग जो है वो बढ़ेंगे, उनकी आय बढ़ेगी, उन्हें बेसिक सुविधाएं मिलेंगी, तब हमारा देश ही बढ़ेगा, ठीक है। तो 1950 से 1990 तक हमारा रहा संरक्षण का सिस्टम। हमने अपने उद्योगों को संरक्षण दिया, जिससे हमारा निर्यात भी कम हुआ, बाह्य इन्वेस्टमेंट आया नहीं, बेरोजगारी बढ़ी, और कृषि से सेवा क्षेत्र की ओर हमारा पलायन हुआ, ठीक है नहीं। जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन उसके हमें कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। इसलिए सरकार को अब उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जिन क्षेत्रों में सरकार अब निजी क्षेत्र काम कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का काम है लोक कल्याण के लिए काम करना, ना कि बिजनेस करना, ठीक है। तो अब आगे की, यानी कि 19 अभी तक क्या बंद अर्थव्यवस्था है हमारी 1990 तक, हम संरक्षणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों 1990 में ऐसी परिस्थितियां डेवलप हो गई कि भारत के पास फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज वो बचा ही नहीं, यानी विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो बच ही नहीं पाया। और जब दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बच पाया भारत के अंदर, तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि हमारे पास विदेशी मुद्रा ही नहीं बची। और विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने के लिए दोस्तों हम कहाँ गए, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक, हम इनके पास गए कर्ज लेने के लिए। और जब हम इनके पास गए तो इन्होंने हमसे कुछ शर्तें रखी कि अब अपनी अर्थव्यवस्था को आप खोलो, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, उससे रोजगार बढ़ेगा, आपके इन्वेस्टमेंट आएगा तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, ठीक है नहीं। तो इसलिए हमें 1991 में सुधार लाने पड़े अर्थव्यवस्था में, और उन्हीं सुधारों को दोस्तों कहा गया LPG रिफॉर्म, यानी कि आपके पास ग्लोबल मतलब L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन, और G से ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये हमें सुधार लाने पड़ेंगे। और आज इस टॉपिक में यहाँ तक ही, और ये जो उदारीकरण और वैश्वीकरण ये सारी चीजें हम कल के अध्याय में पढ़ेंगे, नेक्स्ट अध्याय में, जो अध्याय नंबर 3 होगा हमारा। और आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों शिक्षा कभी भी शेयर करने से घटती नहीं है, शिक्षा हमेशा शेयर करने से बढ़ती है। अगर आपको भी लगता है कि आप ये कर सकते हो, आप भी लोगों का सहारा बन सकते हो, जैसे ओनली एग्जाम फोकस आपके लिए सहारा बना हुआ है, तो आपके साथ दृढ़ता से खड़ा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और NCERT को ऐसे अच्छे से पढ़ते रहें, जिससे आपका बेसिक क्लियर होगा और आपका GS का फाउंडेशन अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तो कल हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, ठीक है। तो कल के लिए आप बस ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का, और फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर।